हेलो एवरीवन, स्टडी विद रितेश चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमेशा आपके परीक्षाओं में इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन हमको उनमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है। तो आज के सेशन में हम लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनके ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जब एक सरल लोलक का गोलक दोलन करता है ना। कहने का मतलब कि जो लोलक होता है और वो इस तरीके से दोलन करता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाएगा और ये जो लोलक है वो अप होता है, इधर से आएगा फिर इधर को चला जाएगा, है ना। फिर इधर से आएगा, इधर को चला जाएगा, फिर इधर जाएगा। यही होता है आपका लोलक। तो उसकी चाल जो होती है महत्तम होती है कहाँ पर। मान लीजिए ये लोलक है आपका और ये जो है पूछ रहा है कि उसकी चाल कहाँ पे सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाईं ओर दूरतम स्थिति पे, कि मतलब फिगर के जो है वो बाईं ओर क्या दूरतम स्थिति पे होगा, या फिर दाईं ओर दूरतम स्थिति पे होगा, या मध्य स्थिति को पार कर रहा होता है तब उसका जो है स्पीड मैक्सिमम होगा, या मध्य स्थिति और दूरतम स्थितियों के ठीक बीचों बीच रहता है। तो देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन जो डी है वो एकदम वही चीज़ कह रहा है। नहीं, ऑप्शन डी में मध्य और दूरतम स्थितियों की बात कर रही है, जबकि यहाँ पे शुरू और मध्य के बीच में जो हमारा ये वाला पोजीशन है ना, यहाँ पे जो लोलक होता है यहाँ से आएगा और फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड रहती है, हाई स्पीड यहीं पे रहती है, और फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुक के फिर बैक आके फिर यहाँ पे भी थोड़ा रुकता है, फिर यहाँ पर भी। तो वो जो गतिज ऊर्जा होती है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में थोड़ी देर के लिए परिवर्तित हो जाती है, और फिर यहाँ पे आके तो यहाँ पे सिर्फ लोलक में गतिज ऊर्जा ही रहती है। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाता है कि मध्य स्थिति को पार कर रहा होता है, तब उसकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैसें। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस जो है वो प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए, लेकिन ये डायरेक्ट रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी अग्निशमन जो यंत्र होता है वो विभिन्न तरीके के गैसों से भरा होता है, और जब हम उसको चलाते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तब वे गैसें मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती हैं और वही गैसें सम्मिलित रूप से आग को बुझाती हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाता है, आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। और हाइड्रोजन की बात करते हैं, बात हाइड्रोजन पे अगर करेंगे तो हाइड्रोजन के भी कुछ यूजेस हैं जिसको जान लेते हैं कि वनस्पति वगैरह के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। आपसे परीक्षा में ये पूछ सकता है कि वनस्पति तेल, घी वगैरह जो निकाला जाता है, या फिर ऑयल रिफाइनिंग में हाइड्रोजन का यूज होता है। वही नाइट्रोजन की बात करते हैं। आजकल तो जो बिजली से चलने वाले वाहन है उसमें भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आप सबको पता है कि ये सबसे ज़्यादा प्रयोग तो हम कॉमन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, अमोनिया को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। अमोनिया बनाने में प्रयोग करते हैं, और बाकी जो उर्वरक बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। उर्वरक के प्रयोग में भी नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है। या फिर बिजली के बल्ब में भी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजली का बल्ब में जो गैस भरी जाती है तो ये नाइट्रोजन ही है जिसमें उसमें भरी जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है बिजली के बल्ब में भी इसका उपयोग किया जाता है। वही ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है हमारा श्वसन क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, और इससे भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि श्वसन क्रिया के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण गैस है वो कौन सी है। तो हम ऑप्शन पे भी चर्चा किए। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस गैस का रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन इन यानी कि आप कॉमन रेफ्रिजरेटर से इसको पता लगा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे रेफ्रिजरेशन मतलब कि ठंडा करने के लिए, है ना। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर नहीं लिखा गया है, तो आप इसको ठंडा करने के लिए समझ सकते हैं, ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा है अमोनिया और चौथा है ऑक्सीजन। देखिए फैक्ट्रीज वगैरह में भी और बाकी हमारे रेफ्रिजरेटर में तो हम देखते ही हैं बर्फ़ जो हमारा जमता है, तो बर्फ़ को बनाने में, उसको शीत ठंडा करने में, है ना, उसको ठंडा करने में ये अमोनिया का प्रयोग किया जाता है ना। बर्फ़ जब बनता है तो क्या किया जाता है, अमोनिया का ही प्रयोग उसमें किया जाता है और उसको बनाने के लिए, शीतकारक करने के लिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। वही क्लोरीन की बात करें तो इससे क्वेश्चन आपका आता है, तो ये पानी की सफाई में यूज़ किया जाता है, पानी की सफाई में यूज़ किया जाता है। और अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है कि कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है। वहीं ब्रोमीन की बात करें, देखिए ब्रोमीन जो है वो ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, स्किन वगैरह जलने का डर रहता है। ये फोटोग्राफी प्लेट बनाने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, फोटोग्राफी प्लेट जो है वो बनाने के लिए, तो ब्रोमीन का उसमें इस्तेमाल होता है। वहीं ऑक्सीजन हमने ऊपर देखा था कि ये श्वसन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेफ्रिजरेशन के लिए याद रखेंगे कि अमोनिया का इस्तेमाल होता है और इसका सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू गैसीय ईंधन में मुख्य रूप से होता है ना। अब हम LPG जो यूज़ करते हैं उसमें कौन सा फ्यूल जो रहता है वो मुख्य रूप से रहता है, ये सबको पता है कि कौन सा फ्यूल रहता है। तो यहाँ पे सबकी बात करते हैं। पहले ए ऑप्शन में हमारा C2H4 है, इसको बोला जाता है एथिलीन, है ना, एथिलीन बोला जाता है। और इसका प्रयोग जो है वो पॉलीथीन वगैरह बनाने में किया जाता है ना, पॉलीथीन, एथिलीन से याद रखेंगे, पॉलीथीन बनाने के यूज़ में आता है। वहीं CH4 आपका मीथेन है ना, मीथेन गैस है। और मीथेन का यूज़ जो होता है, मीथेन का यूज़ CNG में होता है ना, मुख्य अवयव है CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG अलग है, यहाँ पे LPG अलग है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं LPG की। तो मीथेन गैस हो जाता है। ऑप्शन सी कहता है, सी जो कार्बन के 4 हमारे परमाणु जुड़े हुए हैं, तो C फॉर एस्टेन, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताएंगे, C फॉर एस्टेन को हम क्या कहते हैं, हाँ आंसर करेंगे। तो जो भी बच्चे ब्यूटेन बता रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही हो जाता है ना, क्या हो जाता है, ब्यूटेन हो जाता है C फॉर एस्टेन का। देखिए LPG में मुख्य तौर पे 2 गैसें सामने आती हैं, आपके परीक्षाओं में इन्हीं से क्वेश्चन भी आते हैं, एक ब्यूटेन और दूसरा हो जाता है प्रोपेन, है ना, प्रोपेन आ जाता है। और इसकी जो फॉर्मूला इसका होता है प्रोपेन का, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, C3H8 होता है। और ब्यूटेन का फॉर्मूला जो है आपके सामने है, तो हमारा C ऑप्शन सही हो जाता है। वहीं डी ऑप्शन की बात करें तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, साथ ही साथ फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जो होते हैं सेम फॉर्मूला होते हैं और सुक्रोज के टूटने पे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित
विभिन्न जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें विभिन्न तरीके से जो बने होते हैं एलिमेंट्स का हमेशा से आपको मात्रा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की अधिकता हमेशा से क्वेश्चन में आता है आपके। तो हम देखते हैं सबसे पहले अगर ऑप्शन पे बात करें तो देखिए यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो 46% तक होता है ना, 46% तक नाइट्रोजन में यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वहीं अमोनियम सल्फेट की बात करें तो अमोनियम सल्फेट में हम जानते हैं कि 20% तक जो है वो नाइट्रोजन होता है। अमोनियम नाइट्रेट में इसमें क्या होता है तो हमारा 34% जो है वो नाइट्रोजन होता है। वही बात करें डी ऑप्शन अमोनियम क्लोराइड में तो इसमें 26% तक आपका नाइट्रोजन होता है। तो हम देख ही पा रहे हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। वैसे बिना ऑप्शन के भी यही आंसर होता है, तुलनात्मक रूप से भी यही आंसर होगा, तो यूरिया आंसर हो जाता है 46% के साथ। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, कि हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे भूपट्टी पे पाया जाता है, वो है 46% के साथ, है ना। जो अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है 46% हो जाता है। इसके बाद आपका सिलिकॉन का नंबर आता है ना। किसका? सिलिकॉन का नंबर आता है जो कि 28% के साथ होता है। इसके बाद जो आपके तत्व होते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम का स्थान होता है जो कि आपके ऑप्शन में दिया नहीं है ना। एल्यूमिनियम 8% के साथ होता है। फिर आपका Fe आयरन जो होता है वो 6% के साथ होता है। और फिर आ जाता है मैग्नीशियम की जो चर्चा होती है वो 4% के साथ हो जाती है। तो इस पे एक ट्रिक भी है कि अगर मैं उस ट्रिक को लिखूं तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि ऑसी है ना, एलो, ठीक है, मैगी। यहाँ पे अगर आप देख सको तो ओ से आपका ऑक्सीजन हो जाता है ना। सी से आपका सिलिकॉन हो जाता है। वही ए से आपका एल्यूमिनियम हो जाता है। लो से आप लोहा को याद रख सकते हो, आयरन को याद रख सकते हो। और मैगी से आप मैग्नीशियम को याद रख सकते हो। तो ऑसी एलो मैगी आप याद कर लोगे तो आपको जो भू प्रॉपर्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसके बाद जो उनका क्रम है ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कौन सा लवण पानी में अस्थाई कठोरता का कारण बनता है ना। विच सॉल्ट कॉज परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। तो आते हैं देखते हैं क्या होता है। हमारा पहला ऑप्शन है K2SO4। देखिए ये K2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम सल्फेट। और इसका यूज जो है वो कहाँ पे होता है तो ज़्यादातर कृषि उर्वरकों के निर्माण में होता है ना। इसका यूज कृषि उर्वरकों के निर्माण में होता है। वहीं NaCl ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। और जो कि हम खाते हैं नमक, है ना, सॉल्ट है ये। तो हम तो जानते ही हैं कि ये तो सबसे पहले हमारे खाने के नमक के रूप में हम लोग यूज करते हैं इसको। उसके बाद जो डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया हो जाती है, शरीर में जो है जल की कमी हो जाती है ना, निर्जलीकरण हो जाता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं अगर बर्फ जम जाती है बहुत सारे रास्तों पे जो बर्फीले इलाके हैं तो बर्फ को पिघलाने में भी इसका यूज होता है। ध्यान रखेंगे, बर्फ को पिघलाने में। चलिए CaCO3 क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसका यूज जो है वो आप कैल्शियम की जो कमी होती है उसमें भी कर सकते हैं। और इसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग भी नहीं करना चाहिए। ये जो है आपको कैल्शियम इसमें पाया जाता है तो उसकी आपूर्ति कर देता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं खाना चाहिए। चलिए
ये कैल्शियम कार्बोनेट का सीमेंट वगैरह के बनाने में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सीमेंट वगैरह बनाने में, है ना। चलिए डी नंबर हमारा ऑप्शन है MgCl2, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए इसी का यूज जो होता है वो पानी के अस्थाई कठोरता का कारण बन जाता है। अगर पानी में, वाटर में मैग्नीशियम या फिर क्लोराइड ये मौजूद है तो आपको उसका कठोरता जो है देखने को मिलता है। पानी में मृदु पानी वो नहीं बन पाता है, उसमें अस्थाई कठोरता हावी रहती है और उसी का ये कारण ये मैग्नीशियम और क्लोराइड जो है वो बनते हैं, अस्थाई कठोरता का कारण बनते हैं। जिस पानी में इस एलिमेंट ये नहीं मिलते हैं आपको, मैग्नीशियम और क्लोराइड, ये पूरी तरीके से अगर इनको हटाया जा सकता है, हटा दिया जाता है, तो वो पानी आपका मृदु जल बन जाता है, कठोर जल नहीं रह जाता है। चलिए आगे बढ़ होता है वो तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि ये जो किसी गैस का, है ना, गैस पे ये नियम लागू होता है कि गैस का जो दाब और आयतन में संबंध बता सके, यही कहता है बॉयल का नियम। और वो संबंध होता क्या है, तो ये नियम कहता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना, किस पे, नियत ताप पे, नियत मतलब कि आपका कांस्टेंट हो जाता है, कहता है कि नियत ताप पर क्या होना चाहिए, तो गैस का जो आयतन होगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर मैं इसको फॉर्मूला में लिखना चाहूं तो हम लिख सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ पे P जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है, P फॉर प्रेशर हो जाता है, दाब हो जाता है, ठीक है, और V फॉर वॉल्यूम हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम, आयतन आपका। तो हम देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, हमारे दाब और प्रेशर में संबंध बता रहा है कि जो दाब है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के। यहाँ पे आप ऊपर ने एक चीज नोटिस किए थे, नियत ताप पे ये प्रयोग किया जाता है, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो आपके ऑप्शन में अब मौजूद है, आप बता सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जिस ताप क्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर एक ही मान होता है ना, क्या कहता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस ताप क्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर एक ही मान होता है वह है, देखिए ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला से इसको हल किया जाता है और आप लोग है जो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे ही आपके सामने आएगा, है ना। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर एक ही जो मान होता है वो -40 डिग्री होता है ना, -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो दोनों पे उसका मान फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पे दोनों एक ही होता है। तो चलिए -40 सेंटीग्रेड पे भी, -40 फ़ारेनहाइट पे भी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन 10वां नंबर कहता है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है ना, प्रोड्यूस मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोड्यूस जो करना है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूव कर रहा है वो क्या उत्पन्न करेगा, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि विद्युत आवेश उस पे है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो कण है और मूव भी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केवल विद्युत क्षेत्र। चलिए विद्युत क्षेत्र तो वो करेगा क्योंकि वो खुद ही इलेक्ट्रिक चार्ज है। बात करते हैं केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये कहाँ से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज तो वो पहले से है। यहाँ पे सी है ऑप्शन, दोनों विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र।
ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज जो जिस पे भी पार्टिकल पे होता है और वो गतिशील अवस्था में होता है, घूमते हुए रहता है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिजली के बल्ब का तार से बना होता है ना, बिजली का बल्ब जो होता है वो किस चीज के तार से बना होता है। आपके सामने ऑप्शन है नाइक्रोम, बी है स्टील, सी है तांबा, डी है टंगस्टन। अब हम देख सकते हैं कि सबसे पहले बात करें नाइक्रोम की, तो ये एक प्रतिरोध जो है वो तार होता है। नाइक्रोम का जो तार होता है ये प्रतिरोध के रूप में इसका यूज किया जाता है ना, प्रतिरोध के रूप में यूज किया जाता है। चलिए प्रतिरोध ये करता है और रोका जा सकता है, इसके यूज में इस तार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका टोस्टर वगैरह में है ना, टोस्टर में या फिर जो भी हीटिंग आपके घर में सामान है ना, हीट करने वाले जिसमें वायर का प्रयोग होता है, तो वहां पे इस वायर का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करते हैं स्टील की, तो हमारे घरेलू जो बर्तन बनते हैं है ना, सबसे पहले तो इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है स्टील का। उसके बाद हमारा तांबा आ जाता है। ये सबको पता है कि ये बहुत ही हाई कंडक्टिव होता है आपके इलेक्ट्रिक को पास करने में, है ना। चांदी के बाद इसका दूसरा स्थान है सिल्वर के बाद। तो हम कह सकते हैं कि जो वायर्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं, उसके बनाने के यूज में आप तांबा का यूज करते हो। डी ऑप्शन कहता है टंगस्टन। देखिए टंगस्टन जो तार होता है वो आपका बिजली के बल्ब का जो तार होता है उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि इसका जो गलनांक होता है वो 35 है ना, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और उच्च गलनांक होता है इसका, उच्च गलनांक होता है, जिसकी वजह से इसका यूज जो किया जाता है वो बल्ब के तार के बनाने में किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टंगस्टन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रिक्टर पैमाना क्या मापने के काम आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड जो आपके ऑप्शंस 4 है उस पर भी हम लोग नजर डालेंगे कि जरूरी नहीं कि आगे आपके क्वेश्चन रिक्टर पैमाने से आ जाए, हो सकता है कि दूसरे जो भी स्केल होते हैं उससे आ सकता है क्वेश्चन। तो आपका कहता है कि तरल की सघनता है ना, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो इसको मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। किसका? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें वायु का वेग मापने की, द वेलोसिटी ऑफ द विंड जो मापा जाता है, उसके लिए जो यंत्र है वो है एनीमोमीटर, है ना। अक्सर पूछते रहता है, तो इन सारे जो यंत्र का नाम है उसको याद रखेंगे आप लोग, एनीमोमीटर हो जाता है। भूकंप की प्रबलता आपके रिक्टर पैमाने से ही मापी जाती है ना, रिक्टर स्केल से ही नापी जाती है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। वही वायु की आर्द्रता की बात करें, द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर जो मापा जाता है, थोड़ा सा अंतर है, जो हाइड्रोमीटर था अब उसी को हम लोग हाइग्रोमीटर कर देते हैं, और ये हमेशा आपको परीक्षा में भी ऐसे ही मिलता है। हाइड्रोमीटर पहले ऑप्शन पे मिल जाएगा अगर वायु की आर्द्रता से क्वेश्चन करेगा, तो हाइड्रोमीटर ही दे देता है पहले और लोग टिक कर देते हैं, जबकि हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता जो है वो मापी जाती है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रोटॉन के खोज करता है। सबसे पहले बात तो अगर रियल हम प्योर की बात करते हैं तो प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में गोल्डस्टीन का नाम आता है, ई गोल्डस्टीन का। चूंकि यहाँ पे गोल्डस्टीन आपके चारों ऑप्शन में कुछ कहीं पे नहीं है ना, तो गोल्डस्टीन तो इसके हो गए, खोजकर्ता के रूप में इनका नाम आता है गोल्डस्टीन का। लेकिन अब ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको टिक करेंगे, है ना, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक और मैडम क्यूरी। तो देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड जो है इन्होंने एक परमाणु का जो है अल्फा मॉडल दिया था, है ना, अल्फा मॉडल के नाम से इनका मॉडल जाना जाता है परमाणु का।
तो उसमें इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने बताया था कि जो परमाणु का नाभिक होता है, चूंकि अल्फा रेज इन्होंने दी थी जो कि पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है उन पे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो अल्फा रेज बीचों बीच में जाके टकराई हैं तो उससे ये वापस आ गई हैं, है ना। कहने का मतलब कि उनसे ये छटक के इधर उधर नहीं गई हैं, ये क्या है कि उससे टकरा के वापस आ गई हैं। उनमें जो है वो विकर्षण हुआ है, उस भारी गोले का जो केंद्र है उससे विकर्षण हुआ है, वो हैवी है। तो इन्होंने ही पहले दिमाग दिया था प्रोटॉन की तरफ, जो कि हैवी पॉजिटिव चार्ज रखता है प्रोटॉन हमारा। तो इन्होंने अपने मॉडल में ही इस चीज़ को बताया था, लेकिन पूरे तरीके से खोज जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा कही जाती है। प्रोटॉन के खोजकर्ता इन्हीं को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए ही सही है, रदरफोर्ड सही है। वहीं थॉमसन की बात करें, है ना, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल भी है और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इन्होंने की थी। वही बात करते हैं चैडविक की, है ना, जेम्स चैडविक। तो जो चैडविक हैं इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, याद रखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। वही मैडम क्यूरी का जो नाम होता है ये रेडियो सक्रियता के लिए आता है ना, रेडियो सक्रियता के लिए इनका नाम आता है। इन्होंने इसकी खोज की थी, है ना, ये दंपति थे। तो दो लोग थे मैडम क्यूरी जिनमें थी रेडियो सक्रियता की खोज की थी इन्होंने, तो उसमें इनका नाम आता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, रदरफोर्ड। इसका अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो एक ट्रिक भी है याद करने का, है ना, बहुत ही फेमस ट्रिक है। क्या होता है? वो होता है ईंट पर नाचे, है ना, गोल्ड। अब यहाँ पे देखिए कि गोल्ड को भी लास्ट में जोड़ ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसको ऐड भी किया जा सकता है। मतलब दूसरे तरीके में ऐसे लिख सकते हैं, ईंट पर गोल्ड नाचे, ईंट पर गोल्ड नाचे। यहाँ पे ई फॉर इलेक्ट्रॉन हो जाता है, टॉ फॉर आपका थॉमसन हो जाता है, टी से उनका नाम शुरू होता है तो थॉमसन हो जाता है। वही बात करते हैं पर मतलब प्रोटॉन आप कह सकते हो, और इनकी खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे, है ना, गोल्डस्टीन थे। वही न्यूट्रॉन पे ना पे आप न्यूट्रॉन को कह सकते हो, और च से चैडविक। तो इससे हमारा याद रहता है नाम का पहला अक्षर, जिससे हमको खोजने में आसानी होती है ऑप्शंस को। ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, इस ट्रिक को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नाभिकीय विखंडन में किया जाता है ना, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पे बात की जाती है यूरेनियम की, है ना, जो कि आपके नाभिकीय विखंडन में प्रयोग किया जाता है। तो वो यूरेनियम जो होता है वो किसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है? अगर आप लोगों को पता है तो बताएंगे कि जो आपका यूरेनियम होता है, यहाँ पे यू लिख देते हैं, यूरेनियम, है ना, तो उसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। क्या हो जाता है यहाँ पे 92 हो जाता है, और देखिए इसका ही समस्थानिक होता है, जो किसका उसका भार होता है 235, है ना, 235। इसी का यूज किया जाता है। अब इसका यूज किसके साथ किया जाता है, कैसे किया जाता है, वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तीव्र इलेक्ट्रॉनों द्वारा इसका किया जाता है प्रयोग नाभिकीय विखंडन में, या तीव्र न्यूट्रॉनों द्वारा, या इलेक्ट्रॉनों द्वारा, या प्रोटॉनों द्वारा, या सी कणों द्वारा। सी नहीं, यहाँ पे अल्फा कण होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? देखिए यूरेनियम का ये जो समस्थानिक है इसका प्रयोग आप गतिशील, है ना, तीव्र न्यूट्रॉनों के द्वारा हम लोग नाभिकीय विखंडन में करते हैं, जिससे क्या होता है कि विस्फोट संभव हो पाता है, और परमाणु बम वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है ना। आक्रमण के समय हम देखते हैं परमाणु बम गिराया जाता है, तो उसमें क्या है कि इसी का, यूरेनियम के इसी समस्थानिक का यूज किया जाता है, और उसके साथ तीव्र इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही ये विखंडन जो है वो संभव होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव होती हैं। इसकी बात मैंने पिछले जो है क्लासेस में की हुई हैं कि ध्वनि तरंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर मुझे सही कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। ए ऑप्शन होगा अनुप्रस्थ, या फिर अपगामी प्रोग्रेसिव, या अनुदैर्ध्य, या फिर विद्युत चुम्बकीय। तो आपका ऑप्शन कमेंट में आएगा।